हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज की क्लास में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्ट ब्रिज और उसकी सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी इम्पॉर्टेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये गैल्वेनिक सेल के स्ट्रक्चर को समझा था और इस गैल्वेनिक सेल में हमने एक सॉल्ट ब्रिज की बात करी थी और कहा था कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। दोनों सेल कौन सी? जो दो हाफ सेल्स हम लेते हैं गैल्वेनिक सेल में, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल, तो सर्किट को कंप्लीट करने का, सेल को कंप्लीट करने का काम सॉल्ट ब्रिज करता है। सॉल्ट ब्रिज की जो इम्पोर्टेंस है उसी को ही हमें डिस्कस करना है। उससे पहले हम सॉल्ट ब्रिज के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज को हम बोलते हैं कि ये इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है। आप देख सकते हैं ये यू की तरह लग रहा है और इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है और इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन फिल किया होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, एक जेल के फॉर्म में। एक जेल बनाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का और उसको इसके अंदर फिल करते हैं, राइट। और जब गैल्वेनिक सेल के अंदर ये सॉल्ट ब्रिज को डिप किया जाता है तो जो इसके एंड्स हैं ये कॉटन वूल प्लग से सील कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के स्ट्रक्चर को फिर से हम ध्यान कर लें कि गैल्वेनिक सेल में एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उसके लिए हम दो सेपरेट कंपार्टमेंट्स लेते हैं। एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कंपार्टमेंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है यानी रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज को हमने बोला कि सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो फिल कर रहे हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की जो हमने बात करी, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? तो इनर्ट और इलेक्ट्रोलाइट ये जो दो वर्ड्स हैं इनसे आप फेमिलियर हैं। इनर्ट मीन्स जो अनरिएक्टिव हो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, और इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हम कौन कौन से फिल करते हैं? तो जो एग्जाम्पल्स ये रहते हैं वो हैं KCl, KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमने यही क्यों इलेक्ट्रोलाइट लिए और क्या इसके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं? यस, इसके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या हम KCl के अलावा दूसरा NaCl ले सकते हैं? NaCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या हम NaCl को यूज़ कर सकते हैं? या अगर हमें KCl और KNO3 में से किसी एक इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करना हो तो बेस्ट कौन सा रहेगा इसके लिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन के हम आंसर पे आते हैं कि क्या हम KCl की जगह पे NaCl को यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर होता है कि नो। वाई नो? हम क्यों नहीं लेते हैं? गैल्वेनिक सेल में अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है तो हम उस इलेक्ट्रोलाइट की एक प्रॉपर्टी देखते हैं और वो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या है ये ट्रांसपोर्ट नंबर? इज़ नथिंग कि कितनी स्पीड के साथ जो आयंस है वो मूव करेंगे, वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। और जब ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट किया जाता है तो जो NaCl का ट्रांसपोर्ट नंबर है इट इज़ लेस देन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ KCl, उससे कम आता है, राइट। जब ये हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्शन कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन जब गैल्वेनिक सेल में स्टार्ट होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो होगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो तेज़ी के साथ मूव करने लगेंगे। उतनी ही तेज़ी के साथ आयंस का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। क्यों? वो भी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन उतनी ही स्पीड के साथ आयंस का जो प्रोडक्शन है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैटायन और एनायन जो प्रोड्यूस होगा, उतने ही आयन उतनी स्पीड से प्रोड्यूस होना चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो KCl का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब हम पूरी गैल्वेनिक सेल का परफॉर्मेंस देखते हैं या गैल्वेनिक सेल अपने फंक्शन में आ जाती है तो लॉन्ग टाइम ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है? NaCl कॉजेज इम्बैलेंस ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, जिसकी वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे हमारी रिएक्शन जो है वो स्लो होने लगती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम कहते हैं KCl इज अ बेटर इलेक्ट्रोलाइट देन NaCl फॉर दिस। वाई? बिकॉज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NaCl इज लेस देन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ KCl। लॉन्ग टाइम ऑफ ऑपरेशन में जो NaCl है वो इम्बैलेंस ऑफ आयंस कॉज करेगा गैल्वेनिक सेल के अंदर और जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्टॉप भी हो सकती है या स्लो हो सकती है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि KCl और KNO3 अगर हैं तो क्या दोनों की इम्पोर्टेंस बराबर है? दोनों में से हम किसी आयन को किसी इलेक्ट्रोलाइट को ले सकते हैं? तो KCl और KNO3 में अगर आप देखेंगे तो KCl जो डिसोसिएट होता है वो क्या करता है? K+ और क्लोराइड आयंस देगा, और जो KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट, राइट,
ये देगा नाइट्रेट आयन। अब हमारे पास जो एनायन आ रहे हैं, एक है क्लोराइड, दूसरा है नाइट्रेट। आपने लैब में भी इन एनायंस का टेस्ट किया है तो आपको पता है कि जो क्लोराइड आयंस होते हैं, जैसे लेड क्लोराइड आपने किया था, उनकी सॉलेबिलिटी वाटर में कम होती है, लेकिन नाइट्रेट सॉल्ट की सॉलेबिलिटी जो है वो वाटर में ज़्यादा होती है। फिर क्लोराइड के साथ क्या रहता है कि क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी कर जाता है, राइट। जैसे सिल्वर अगर हमने इलेक्ट्रोड यूज़ कर लिया तो वो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना लेगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन नाइट्रेट के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर KCl और KNO3 में हमें चूज़ करना होगा, देन KNO3 इज़ अ बेटर इलेक्ट्रोलाइट फॉर गैल्वेनिक सेल दैन KCl। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में आपको बात समझा दी कि क्यों ये इलेक्ट्रोलाइट दिए रहते हैं और इन इलेक्ट्रोलाइट में से बेटर इलेक्ट्रोलाइट कौन से कंसिडर किए जाते हैं। तो जो हमारी यू शेप की ट्यूब थी, जो सॉल्ट ब्रिज की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है और जेल के फॉर्म में होता है। तो उसे जेल के फॉर्म में बनाने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, और उसमें हम आइदर जिलेटिन ऐड कर देते हैं या आगर आगर सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जो उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सॉल्ट ब्रिज के जो दोनों एंड्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप्ड रहते हैं, और जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है और उसमें जो भी आयंस हमने यूज़ किए हैं, वो दोनों आयंस ना तो ऑक्सीडाइज होंगे और ना ही रिड्यूस होंगे एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझ लेते हैं। इसके दो जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। एक्चुअली दोनों कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, इन दोनों कंपार्टमेंट को ज्वाइन करा के एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करने का काम सॉल्ट ब्रिज करता है। हम इसके दूसरी सिग्निफिकेंस पर आते हैं, और दूसरी सिग्निफिकेंस है कि इट कीप्स अ सोल्यूशन इन टू हाफ सेल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमने हाफ सेल्स में लिए हैं उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने का काम करता है। कैसे, हम उसको समझते हैं। देखिए, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अब ये अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसमें जो हमने मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ किया होगा उसका ऑक्सीडेशन शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया होता डेनियल सेल का, तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड हमारा होता, और उसके अलावा किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड हो सकता है, ठीक है, एनोड में। लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एनोड में क्या प्रोसेस हो रहा है। हमने एक मेटल ले रखी है और मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेटल जो है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रही है और पॉजिटिव चार्ज या आयंस आ रहे हैं या कैटायंस आ रहे हैं, कुछ ये रिएक्शन हो रही है। अब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा? आई टोल्ड यू कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने आप चल रही है ये रिएक्शन। तो ये जब रिएक्शन होगी तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे सारे के सारे होंगे, और मेटल के आयन जो होंगे वो सोल्यूशन के अंदर आते चले जाएंगे, ठीक है। इनिशियली ये रिएक्शन स्लो होगी, उसके बाद रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी, और यहाँ पे जो मेटल के आयंस हैं, कैटायंस हैं, वो कैटायन सोल्यूशन में बढ़ते चले जाएंगे। अब जो सोल्यूशन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया था, से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जिंक सल्फेट यहाँ पे ले रखा था, राइट, अगर हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट ले रखा था और जो मेटल की रॉड ली थी वो हमने जिंक की ली थी, तो जिंक के आयंस इस सोल्यूशन में इंक्रीज होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और अट्रैक्ट कर भी ले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट थे, जो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो जिंक आयन के साथ ही क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही रुक गए, कैटायंस के साथ कंबाइन कर जाएंगे, तो जो हमने ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे 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 स्लो पड़ने लगेगा। और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सर्किट में फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ये करना है कि जो जिंक के आयंस यहाँ पे आ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एनायंस आए, और ये एनायंस प्रोवाइड करने का काम सॉल्ट ब्रिज करता है। से फॉर एग्जांपल, अगर सॉल्ट ब्रिज में हमने पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन फिल कर रखा था, तो पोटेशियम क्लोराइड में से क्लोराइड आयंस या एनायंस क्या करेंगे, यहाँ जिंक के आयंस या जितना पॉजिटिव एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया है, उस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को वो क्लोराइड के जो आयंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा। और इसी को ही हम बोलते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रख रहा है, राइट। और सेम चीज़ इस वाले हाफ सेल में भी होगी। यहाँ हाफ सेल में क्या होगा कि यहाँ हमने बात करी थी कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू होते हैं तो ये कॉपर के जो आयन सॉल्यूशन के अंदर फिल हैं,
ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कॉपर यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे कैटायंस थे और वो डिपॉजिट हो गए, तो नंबर ऑफ जो एनायंस थे, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन अगर कॉपर सल्फेट का था तो सल्फेट के आयंस इस कैथोडिक हाफ सेल के अंदर बढ़ते जाएंगे, राइट। नेगेटिव आयंस बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे, और अगर वो नेगेटिव आयंस बढ़ते चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव आयन जाके फिर यहाँ डिस्चार्ज होंगे ही नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज यहीं पे ही रह जाएंगे। अब उस सल्फेट के जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो ये सॉल्ट ब्रिज से जो कैटायंस आ रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट फिल है और उससे जो कैटायंस आ रहे थे कि KCl अगर था तो क्लोराइड आयन तो इधर आ गए एनोडिक हाफ सेल में, और जो पोटेशियम आयंस हैं वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे रिडक्शन हाफ सेल में। और इसी को ही हम बोलते हैं कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या करता है, दोनों हाफ सेल्स में सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है बाय प्रोवाइडिंग कैटायंस एंड एनायंस। अब आपको क्वेश्चन इस पे कैसे मिल सकता है, तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि अगर हम सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दें, ये जो हमने पूरा सेटअप किया है, अगर इसमें से हम सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दें तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, ये 4 ऑप्शंस दे देते हैं कि वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज 0 पे आ जाएगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस तरह के 4 ऑप्शन देती है। तो बेसिकली होगा क्या अगर हम सॉल्ट ब्रिज को रिमूव करते हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या आंसर होगा इसका, तो आंसर इन्हीं दोनों पॉइंट से निकलेगा जो हमने इसके एप्लीकेशन की बात करी थी, इसकी यूज़फुलनेस की बात करी थी। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज दोनों कंपार्टमेंट्स में, दोनों हाफ सेल्स में चार्ज को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो कर पा रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में। और अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो करेंगे, स्मूथली फ्लो करेंगे, तो करंट भी सर्किट में ईजिली फ्लो करेगी। अगर इसको हम रिमूव कर दें तो ऑब्वियसली नो करंट विल फ्लो एंड वोल्टेज विल ड्रॉप टू 0, राइट। जो यहाँ पे हमने अमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह लगा के चेक करते हैं कितना आ रहा है वोल्टेज, वो 0 हो जाएगा। तो आंसर इज इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, नो करंट विल फ्लो इन द सेल एंड द वोल्टेज विल ड्रॉप टू 0। तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर सॉल्ट ब्रिज।